तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरा छोटा सा प्यारा सा चैनल में। और आप देख रहे हैं गुरुजी स्टडी को। ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें और समझते रहें और आगे बढ़ते रहें। बस आपसे यही कहा जा रहा है कि आप प्लीज़ सहयोग कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सहयोग कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं कोशिका के बारे में, जो कि अति लघुत्तरीय है, क्योंकि आवाज़ इसमें कट गया, इसीलिए इसमें आवाज़ हम मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। कि ठीक है, गलती क्या होगा, बस आवाज़ मिलाने में प्रॉब्लम होगा। यही मिला रहे हैं, बाहर से आवाज़ मिला रहे हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन नंबर हम थोड़ा चेंजिंग होगा। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, जो कि है हम अति लघुत्तरीय, क्योंकि MCQ का हम बात कर लिए थे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करते, देखिए, कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा, यानी कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा। तो आपको पता होगा रॉबर्ट हुक ने, जो कि 1665 में सबसे पहले कोशिका को देखा था। कौन? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर अगर बढ़ते हैं, तो कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, यानी कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, क्यों उसे छोटा या छोटे यानी कि छोटी इकाई क्यों कहा जाता है। तो प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं का बना होता है तथा इसमें जीवन संदेश जीवन संदेश जीवन की सभी कार्यों करने की क्षमता होती है। यानी कि जो भी जीव होती है, यानी कि कोशिकांग होती है, यानी कुछ कोशिका जो भी होती है छोटे छोटे, वो क्या करता है, पूरा जीवन संबंधी कार्य करता है। पूरा, चाहे छोटा कोशिका चाहे पूरा कोशिका, कार्य तो सभी कोशिका करता है। तो यही बोल रहे हैं कि जीवन संबंधी कार्य वो पूरा कोशिका करता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कोशिका को जीवन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि ये प्रत्येक कोशिका का सबसे छोटी इकाई है। और प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं को होता है। इसमें जीवन संबंधी सभी कार्य करने की क्षमता इसमें होती है। इसीलिए इसे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, जीवन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर की क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है। तो देखिए हम बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, तीसरा की बात करते हैं। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। क्या आपको पता होगा कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, यह पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटे आवरण से घिरी रहती है और यह सेल्यूलोज का बना होता है। यह सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये कोशिका भित्ति है पादप कोशिका में पाया जाता है। और ये जो कोशिका भित्ति है सेल्यूलोज की बनी होती है, जो कि निर्जीव होती है। आपको पता होगा, जो कि पेड़ पौधा कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। यही पूछा कि कोशिका भित्ति यानी कि कैसी होती है, यानी कि कड़ी होती है या निर्जीव होती है। ठीक है, हम बात करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 9 की ओर अगर हम बात करते हैं। देखिए कोशिका झिल्ली की बात करते हैं। कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, इस कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में जंतु कोशिका में दोनों में पाया जाता है। जो कोशिका झिल्ली होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। और कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी थी, हम बात किए थे। तो प्रोटीन का बना होता है कोशिका झिल्ली की। तो ये क्या है, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली होता है, जंतु कोशिका में भी कोशिका झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली के अंदर रहता है। यानी कि ये बोले कोशिका के अंदर छोटी मोटी जो कोशिकांग होता है इसी झिल्ली के अंदर। और यही बोल रहे हैं, जो कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका झिल्ली वो पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। जबकि जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली होता है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली जो दोनों होता है। बात करते हैं कोशिका भित्ति का, जो कि सेल वॉल है, इसे केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और सेल्यूलोज का बना होता है और सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका भित्ति उससे सुरक्षा प्रदान करता है तथा सेल्यूलोज का कोशिका भित्ति बना होता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो पूछ रहा है कौन से कोशिकांग सक्रिय शोषण स्थल है, कौन से कोशिकांग सक्रिय शोषण स्थल है। तो देखिए बात करते हैं, तो सक्रिय शोषण स्थल यानी कि पूरी ऊर्जा का निर्माण, यानी कि ATP के रूप में जो ऊर्जा का निर्माण होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन का बात करें तो बोल रहा है कौन सा कोशिकांग सक्रिय शोषण स्थल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे हम इसका उपनाम सूत्र कनिका भी इसे कहते हैं, जो कि सक्रिय शोषण स्थल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, यानी कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण जो होता है
ये कहाँ होता है? तो राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, क्योंकि अंतःपर्दवी जालिका में तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, लेकिन मुख्य रूप से वहाँ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ राइबोसोम भले ही कोशिकांग वहाँ जाके जो प्रोटीन चाहिए तो वहाँ भले रहता है, लेकिन मुख्य रूप से प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के अंदर ही होता है। राइबोसोम को जो जरूरत होता था प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, देखिए प्रोटीन जरूरी पड़ा, प्रोटीन लिया, यानी कि राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बोलते लवक कहाँ पाए जाते हैं? लवक कहाँ पाए जाते हैं? लवक हम देखें देखिए केवल पेड़ पौधा कोशिका में, पेड़ पौधा में पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता। लवक जंतु कोशिका में पाया जाता था तो हम कुछ भी कर सकते, यानी कि यही हम यह कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, कोशिका के करीब दो अंगों के नाम बताइए जिनमें अपना डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक है, जो जिसमें अपना डीएनए, कोशिका के किन्हीं दो अंगों के नाम अगर बताने की बात करें तो इन्हें जिसके पास डीएनए होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को देखे तो अपना डीएनए होता है और दूसरा लवक होता है। ऐसा नहीं है कि डीएनए एक और के पास केंद्र के पास भी अपना डीएनए होता है। ठीक है, अगर हम बात करें देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, तो ये बोल रहा है कि भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? लगता है ये क्वेश्चन डबल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण यानी कि ऊर्जा का निर्माण किस कोशिकांग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर आप उससे पूछे भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिका में होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, चलिए इतना तो क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं आगे की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 10 की ओर, कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति में मूल अंतर क्या है? तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो यही मूल अंतर क्या है? तो मूल अंतर यही है कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है और जो कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति दोनों पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। ठीक है, क्या होता है पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होता है वो क्या होता है, यानी कि उसी के अंदर कोशिका झिल्ली नीचे रहता है, जो कि कोशिकांग को, लेकिन जो छोटे छोटे कोशिकांग उसको सहायता प्रदान। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 11 की ओर, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागमा झिल्ली क्यों कहा जाता है? कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागमा झिल्ली क्यों कहा जाता है? तो कोशिका झिल्ली से कुछ पदार्थ अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, सभी नहीं, इसीलिए इन्हें चयनात्मक परागमा झिल्ली कहा जाता है। इसका कहने का ये मतलब है कि जो कोशिका झिल्ली का ज़रूरत है, जो छोटे मोटे कण की जो ज़रूरत है, यानी जल कणों की ज़रूरत है, जो हमारे अंदर जिसका जरूरी है, वही छोटे मोटे अपने कोशिकाओं को अपने अंदर आने और जाने देता है, अपने अंदर जो जरूरी है। इसीलिए चयनात्मक को परागमा झिल्ली कहा जाता है। इसलिए कोशिका झिल्ली को, यानी कि चयनात्मक को परागमा झिल्ली कहा जाता है, क्योंकि इसमें छोटे मोटे जल कणु इस पार से उस पार जा सकता है। जबकि यानी कि पेड़ पौधा कोशिका को उसे क्या कहते हैं? तो परागमा कहते हैं, क्योंकि उसमें जल का छोटा मोटा कण इस पार से उस पार जा सकता है, यानी कि जल कणु बल्कि बड़े पदार्थ भी इस पार से उस पार जा सकते हैं, इसलिए पादप कोशिका को परागमा झिल्ली भी कहते हैं। चलिए हम बात कर कोशिका चला, इसलिए हम समझ गए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, क्या बोल रहा है देखिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, ये क्या बोल रहा है कि क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? तो देखिए इसमें बोलेंगे कि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेंट्रोसोम का जो कि कोशिका के अंदर एक चमकदार जैसा देखे थे रचना जो कि चमकते रहता है, जो तारा जैसा रचना जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं, वो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह जंतु कोशिका में पाया जाता है और कोशिका विभाजन के समय ये दिखने लगता है। जो सेंट्रोसोम होता है कोशिका विभाजन के समय क्या होता है? दिख रहता है। इसीलिए ये क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? तो नहीं बोलेंगे। या जंतु कोशिका में पाया जाता है, यह कोशिका विभाजन के समय क्या होता है? सहायक होता है, दिखने नहीं लगता, बल्कि कोशिका विभाजन के समय ये क्या होता है? सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? गोल यानी कि 13 गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? गोल्जी उपकरण देखिए, गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? तो गोल्जी के जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में डिक्टियोसोम कहते हैं, उसका अलग नाम है। जैसे कि यही बोल रहे हैं कि गोल्जी उपकरण क्या, गोल्जी उपकरण गोल्जी का ऐसा जंतु कोशिका में देखा गया, जंतु कोशिका में पाया गया। ठीक है, ऐसे आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
ठीक है। तो ये हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के, ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है। बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट का कार्य के बारे में। तो ल्यूकोप्लास्ट जड़ की कोशिका में पाया जाता है और भोजन संग्रह का कार्य करता है। हम बात किए थे ल्यूकोप्लास्ट ये क्या होता है, जड़ में पाया जाता है, जो कि मदद क्या होता है कि जड़ में पाया जाता है, यानी कि जड़ में जो भोजन संग्रह का कार्य करता है ये ल्यूकोप्लास्ट ही करता है। ये और भोजन का कि जो भी छोटा मोटा, यानी कि जो भी जो जरूरी है भोजन का संग्रह यही कर लेता है। जो जरूरी होता है भोजन को खाना यानी कि ले जाने का, तो यहीं से ले जाता है, यानी कि जो भी कोशिकाओं को भोजन चाहिए उसे ले जाने का पूरा कार्य यही करता है। ले जाने का कार्य बल्कि भोजन संग्रह का कार्य करता है यह ल्यूकोप्लास्ट। अगर पूछे कहाँ पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट, तो जड़ में पाया जाता है। ठीक है, ये भोजन संग्रह का कार्य करता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे की ओर 15 नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो बोला अंतःपर्दवी जालिका कितने प्रकार की होता है। आपको पता होगा, हम बताए थे अंतःपर्दवी जालिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। अंतःपर्दवी जालिका 2 प्रकार की होती है, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, एक तो खुदी अंतःपर्दवी जालिका, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैनिक 2 ठो कोशिका, 2 ठो चिकनी, एक तो खुदे अंतःपर्दवी जालिका पाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 की, कौन सी कोशिकीय रचना जीन वाहक है, कौन सी कोशिकीय रचना जीन वाहक है। तो गुणसूत्र है, क्या है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम, जो कि जीन वाहक है। क्या है, जीन वाहक। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 17 कि क्रोमेटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई देने लगती है। कि क्रोमेटिन जो धागे होती है, यानी कि क्रोमेटिन फाइबर कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ने लगता है। तो कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के जो धागे होता है वो अलग हो जाता है। क्रोमेटिन का जब कोशिका का जब विभाजन होता है तो क्रोमेटिन जालिका जो होता है क्या होता है, वो अलग हो जाता है, कई छोटी और कई मोटी छड़ जैसी कोशिकाओं में बदल जाती है। जो क्रोमेटिन धागे होता है, जो कोशिका विभाजन तो अलग अलग होके, यानी कोई छोटी कोई मोटी होके, वो क्या होता है अलग अलग होके, कोई छड़ कोई मोटी तो कोई छोटी होके, ये छड़ जैसे अलग अलग रचनाओं में बदल जाती है। अब तभी ये क्या होता है, क्रोमेटिन धागे दिखाई देने लगती है, क्रोमोसोम की तरह दिखाई देने लगी, कि जो क्रोमेटिन धागे क्रोमोसोम की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं या क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमेटिन धागे कब दिखाई देने धागे की जब क्या होता है, क्रोमेटिन धागे जब यानी कि कोशिका जब विभाजन होता है तो क्रोमेटिन धागे क्या होता है कि क्रोमेटिन धागे यानी कि कोशिका विभाजन के समय वो क्या होता है अलग अलग होके, यानी मोटी होके छड़ जैसा यानी कि दिखाई दे रहा है, जैसे गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। अगर बात करते हैं वो 18 नंबर की, जीन किसे कहते हैं। तो जीन किसे कहते हैं, तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जीन किसे कहते हैं, तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, तो जीन कहते हैं। बढ़ते हैं 19 नंबर या 19 की ओर। क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है। तो क्रोमोसोम का निर्माण देखिए कुछ और घटकों से होता है। तो क्रोमोसोम का निर्माण डीएनए, प्रोटीन और भी घटकों से होता है, इत्यादि हम लिख दिए। क्रोमोसोम का निर्माण डीएनए, प्रोटीन ऐसा यानी कि सबसे होता है। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, की बोल रहा है कि केंद्रिका कहाँ पाई जाती है। केंद्रिका कहाँ पाई जाती है, केंद्रिका कोशिका यानी कि केंद्रिका केंद्र के अंदर पाया जाए। तो केंद्रिका जो कहाँ पाया जाता है, तो केंद्र के अंदर पाया जाता है। कोशिका के अंदर केंद्र, केंद्र के अंदर केंद्रिका, केंद्रिका के अंदर पाया जाता है। यानी कि कोशिका के अंदर केंद्र, केंद्र के अंदर केंद्रिका पाया जाता है। बात करते हैं हम आगे की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखिए 21 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 21 की ओर, जो कि 21 क्या बोल रहा है, चलिए हम बात करते हैं कि किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो देखिए जीवाणु कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। जीवाणु कोशिका में केंद्रक क्या होता है, नहीं पाया जाता। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि यानी कि झिल्ली डालने की केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक ही नहीं पाया जाता, यानी उसका नियंत्रण नहीं रहता। या आप बोल सकते हैं मृत कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 27 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बात करें, कोशिका के सभी भीतरी तथा बाहरी के गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है। तो विसरण क्रिया द्वारा। ठीक है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना यानी किसके द्वारा होता है। तो देखिए स्टोमाटा या पत्तियों में एक रंध्र होता है जिसके द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में एक छिद्र होता है, छिद्र से ही पौधों में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान इस पार से उस पार होता है, क्योंकि पौधों में पत्तियों में होता है। इसीलिए पौधों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा
कौन सा संरचना के द्वारा होता है? तो स्टोमाटा यानी कि पत्तियों का रंध्र के द्वारा होता है, जो कि पत्तियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर अगर बढ़ते हैं, देखिए फिर से देखिए, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा? तो पौधों का स्टोमाटा यानी कि रंध्रों के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। 25 पौधों के मूल डोम के द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों के मूल डोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है? तो परासरण का होता है। जब पौधों में जो जल ले जाने का कार्य करता है, मूल डोम जो पतला सा प्यारा सा मूल डोम होता है, जो पौधों को जल का जो जरूरत होता है उसे ले जाने का कार्य करता है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो परासरण कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो परासरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 यानी कुछ 25 की ओर बढ़ते हैं। तो जीवों का शरीर किससे बना था? आपको पता होगा जीवों का शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं का मिलकर बना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पर, तो बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया के द्वारा होता है? बहुकोशिकीय जीवों का जो विकास होता है एक कोशिकीय जीव से कैसे होता है? यानी कि एक कोशिकीय जीव तो एक ही कोशिका से पूरा इसका जीवन काल कट जाता है। तो यही बोल रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका जीव से कैसा होता है? तो बोलेंगे कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, कि एक कोशिका दो कोशिका में वह तो कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, कि ये एक कोशिका में एक ही कोशिका से उसका जीवन काल करता है। बहुकोशिकीय जीवन में ये कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर अगर बढ़ते हैं, बोल रहा है कि ऐसे कोशिका का उदाहरण दे जो अपना आकार निरंतर बदलती रहती है। तो एक है जो अपना आकार क्या होती है? बदलती रहती है, उल्टी पुल्टी। अगर हम भी अगर रहते हैं यानी कि मानव, तो हम भी अपना आकार बदलते रहते हैं, समझे? तो भाई एक ऐसे कोशिका का नाम बताया जो अपना आकार बदलते रहते हैं, यानी उल्टा पुल्टा इधर से उधर। ठीक है। अब अमीबा, तो अमीबा क्या है? ये अपना आकार क्या होती है? बदलती रहती है, इतनी उल्टा पुल्टा इधर से उधर की जैसा मन हुआ अमीबा अपना आकार बदलते। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? कि जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? क्वेश्चन नंबर 28 कि उसका आकार पर निर्भर, यानी कि अगर चूहा ले अगर हाथी ले तो उसका जो संख्या है, यानी कि जो उसका जो कोशिका के जो संख्या तो किस पर निर्भर है? उसका आकार पर निर्भर करेगा। कहाँ विशाल जैसा हाथी का शरीर, कहाँ चूहा जैसा का छोटा का शरीर। तो कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करेगा? उसका आकार पर तो निर्भर करेगा ना। ठीक है। के कार्यों के अनुरूप होती है, यानी कि कार्यों के अनुरूप उसका आकार पर निर्भर करता है। जो कि जीव का शरीर है उसका आकार पर ही निर्भर करता है। तो यानी कि जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो उसका आकार पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? यानी कि केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने, जो कि 1831 में बताया था कि केंद्रक के अंदर में यानी कि न्याय कोशिका के अंदर गोलाकार रचना होता है, जो कि केंद्र को पूरा जो कोशिका द्रव को पूरा यानी कि नियंत्रित करता है। केंद्र जो गोलिका जैसे रचना होता है, यही रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में बताया था केंद्र के बारे में। तो केंद्र के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? तो रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। बढ़ते हैं आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 की ओर किया किसने बताया कि नई कोशिका का जो निर्माण हो रहा है, नई कोशिका का निर्माण जो पहले मौजूद कोशिका से होता है। देख, तो बीचो नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि जो कोशिका का जो निर्माण होता है जो पहले मौजूद कोशिका से होता है, क्योंकि पहले जो मौजूद कोशिका है, जो पहले मौजूद जो कोशिका है उसी कोशिका से निर्माण होता है। जैसे कि बात करते हैं, देखिए कोशिका जो कोशिका वहाँ से जो विभाजन होगा, यानी कि ये कोशिका जब पूर्ण कोशिका है तो उसी कोशिका से विभाजन होगा। ये नहीं कि बीच में दूसरा आगे कोशिका उसमें जुड़ जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो जो कोशिका पहले से मौजूद होता है उसी कोशिका से कोशिका विभाजन होता है। यही बीचो बाबा ने यानी बीचो चाचा ने बताया था 1855 में। जो कोशिका का जो निर्माण होता है पहले मौजूद कोशिका से होता है। जो कोशिका जो निर्माण हो रहा है, एक कोशिका दो कोशिका जो बढ़ रहा है उसका जो निर्माण पहले मौजूद कोशिका से होता है। यानी कि एक कोशिका जब दो कोशिका बढ़ता है तो पहले जो मौजूद कोशिका होता है उसी कोशिका से होता है। तो यही उसने बताया था कि कुछ जो पहले क्वेश्चन यही बोल रहा है कि यह किसने बताया था कि कि नई कोशिका का निर्माण पहले मौजूद कोशिका से होता है। तो बिरचो ने बताया था कि 1855 में जो पहले जो मौजूद कोशिका होता है उसी से नई कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31 कोशिका द्रव और केंद्रक के सममित रूप को क्या कहते हैं? कि कोशिका द्रव और केंद्रक के सममित रूप को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा कि इसके बारे में बात किए थे कि इसे जीव द्रव कहते हैं, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। कि कोशिका द्रव और केंद्रक के सममित रूप को क्या कहते हैं? तो जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि प्रोटोप्लाज्म काफ़ी बड़ा होता है, यानी कि जीव द्रव काफ़ी बड़ा होता है। केंद्रक कोशिका द्रव यानी कि छोटी होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर।
32 कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होते, तो सेल्यूलोज के कारण। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33 और 33 को झिल्लीयुक्त कोशिकांग किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। झिल्लीयुक्त कोशिकांग किस कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी कि जिसके अंदर झिल्ली होती है, झिल्लीदार जो कोशिका होता है किसके अंदर पाए जाते हैं, तो यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर। क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर उसमें कोई झिल्लीदार कोशिका नहीं पाया जाता है। क्योंकि उसका जो कोशिकांग होता है ऐसे ही बिखरा रहता है, इसीलिए झिल्लीयुक्त कोशिकांग तो किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। कौन से कोशिका, तो यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। झिल्लीयुक्त कोशिकांग किन कोशिका में पाए जाते हैं, तो झिल्लीयुक्त कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 34 यानी कि 34 गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं, यानी कि एक राइबोसोम गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं। अगर एक राइबोसोम निकलता था तो उसे क्या कहते थे, राइबोसोम कहते थे। क्योंकि अगर जब ग्रुप में राइबोसोम निकलता था, परदवी जालिका पे जाके चिपकता था, बहुत सारा जो ग्रुप आता था, यानी कि समूह आ जाता था राइबोसोम, जो कि जाके चिपक जाता था परदवी जालिका का, उसे क्या कहते थे, पोलीराइबोसोम कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, कि पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को समानता क्या कहते हैं, यानी कि पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को क्या कहते हैं, तो पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को क्या कहते हैं, तो पादप कोशिका में डिक्टियोसोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को, कोशिका की राजधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। कोशिका की राजधानियों को चारों ओर से घेरने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो टोनोप्लास्ट, यानी कोशिका में यानी पादप कोशिका में जो राजधानी पाए थे चारों तरफ से घेरने वाली जो रचना होती है उसे क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 37 यानी कि 37 कोशिका द्रव में केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किस छिद्रों के द्वारा होता है, यानी कि केंद्रक द्रव तथा कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्रों के द्वारा होता है, तो अंतःपर्दवी जालिका के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर, क्रोमेटिन जालिका कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक द्रव में। क्रोमेटिन जालिका कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक द्रव में। क्रोमेटिन जो धागे होता है कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक द्रव में। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, RNA का संश्लेषण कहाँ होता है, तो RNA का संश्लेषण कहाँ होता है, तो केंद्रिका में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं, तो ये बात करते हैं RNA का संश्लेषण कहाँ होता है, तो केंद्रिका के अंदर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 40 के क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित है, यानी क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन जो क्रोमोसोम का जब निर्माण होता है, जो एक दूसरे से जुड़ा होता है, यानी कि 3 भागों में बता होता है। क्रोमेटिन जो 3 भागों में बटा, जो बीच में जो स्पेटर पॉइंट यानी कि जोड़ने का जो कार्य करते हैं, यानी संयोजित करने का जो कार्य करता है, जोड़ने का जो बीच में, उसे क्या कहते हैं, तो सेंटोमियर। उसे क्या कहते हैं, सेंटोमियर, यानी कि एक दूसरे को एक स्थान पर यानी जोड़ने का कार्य करता है, उस यानी बीच में जोड़ने का कार्य संयोजित रहते हैं, यहाँ जुड़ने का कहते हैं सेंटोमियर कहते हैं, सेंटोमियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के, बोल रहा है क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं, तो टेलोमियर क्या कहते हैं, क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं, तो टेलोमियर। क्वेश्चन नंबर 42 को, मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है, यानी कि कोशिका का जो आकृति यानी कि आकार है किसके अनुरूप होती है, यही बोलना है। तो उसका कार्य के अनुरूप, यानी कि कोशिका जो आकार बन रहा है, यानी कि साइज बन रहा है, उसका आकृति यानी रचना जो बन रहा है उसके किसके अनुरूप होती है, यानी कार्यों के अनुरूप होती है। कोशिका आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है, तो उसको कार्यों के अनुरूप होती है। कोशिका आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है, तो कार्यों के अनुरूप होती है। क्वेश्चन नंबर 44 को, रंगीन या श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं, रंगहीन यानी कि रंगहीन यानी रंग उसमें नहीं पता है, रंगहीन यानी कि श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं, तो कहते हैं उसे आवरणी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। उसे क्या कहते हैं, आवरणी लवक या ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें इसमें कोई रंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को, गोल्जी उपकरण में पाए जाने वाले चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नलिकाओं की जो जाल होता है उसे क्या कहते हैं। गोल्जी उपकरण में पाए जाने वाले चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई, ये देखिए
जो बता रहा है, जो गोल्जी उपकरण के बीच में एक चारों तरफ से जाल जैसा रचना होता है, जो चारों तरफ से घेरने का कार्य करता है, ठीक है। जो बीच में जो इसे क्या कहते हैं, कुंडिका कहते हैं, या कुंडिका, या इस एक नाम और है, ये जो स्ट्रोमा है, सॉरी ये गलती है, सॉरी, स्ट्रोमा में लिखा गया है, स्ट्रोमा नहीं होगा, ये हम बात करेंगे। तो गोल्जी उपकरण के चारों तरफ से जो घिरी हुई झिल्ली जैसे घिरी हुई अनेक समांतर नलिकाओं के जो समूह होता है, जो स्ट्रोमा नहीं बल्कि दूसरा नाम अभी बताएंगे, ठीक है। जो बीच में एक जैसे गोल्जी उपकरण का चारों तरफ से गोले जैसा रचना होता है, जिसे हम कहते हैं, अभी हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, फिर से हम क्वेश्चन लिख देंगे जो 45 नंबर है। बोले माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। देखिए फिर से क्वेश्चन लिख दिए हैं 47 नंबर, 45 था 47 करने, ठीक है। गोल्जी उपकरण में पाए जाने वाले चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नलिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो कुंडिका या सिस्टर्नी कहते हैं, यानी कि गोल्जी उपकरण में पाए जाने वाले चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई जो अनेक समांतर नलिकाओं के जो समूह जिसकी रचना होती है, उसे क्या कहते हैं, तो कुंडिका या सिस्टर्नी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो कुंडिका कहते हैं या सिस्टर्नी कहते हैं। जो गोल्जी उपकरण में चारों तरफ से घिरी हुई जो रचना होती है, उसे कुंडिका या सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। जो कुंडिका या सिस्टर्नी, यानी क्वेश्चन नंबर 48 को बढ़ते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरलयुक्त गुहा को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक तरलयुक्त गुहा था, यानी कि लिक्विड जैसा द्रव भरा होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर, किसके, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक लिक्विड जैसा द्रव भरा होता है, जो कि स्ट्रोमा कहते हैं, लिक्विड जैसे। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भीतर विद्यमान एक तरल गुहा होता है, जिसे क्या कहते हैं, तो स्ट्रोमा कहते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर विद्यमान एक तरल गुहा होता है, जिसे क्या कहते हैं, तो स्ट्रोमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं, यानी कि किस संरचना के अभाव में वायरस में सजीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होता, यानी कि वायरस के बात करते हैं। ये वायरस क्या है, वायरस की बात करते हैं, तो ये वायरस क्या है, तो वायरस क्या है, ये सजीव भी है और निर्जीव भी है। अगर किसी सजीव के अंतर्गत, यानी कि किसी सजीव जीव के शरीर में अगर प्रवेश करता, तो ये जो ये जो वायरस है, ये क्या है, सजीव हो जाता है। और किसी वायुमंडल यानी कि वायु पर्यावरण में घूम रहा है, तो क्या है, ये निर्जीव है, यानी कि कोई जो दिख रहा है वायरस, यानी कि जो आपके शरीर में यानी प्रवेश करें जीवित कोशिका के अंदर, उसको खाने का जगह मिल जाएगा, रहने का जगह मिल जाएगा, वो जीवित यानी कि वो हो जाएगा, जो वायरस होगा। तो यही अगर कुछ जीवित शरीर के अंदर अगर प्रवेश कर देगा, जीवित शरीर के अंदर, तो ये क्या होगा, वायरस, यानी कि जीवित हो जाएगा, जीवित। इसीलिए ये कह सकते हैं कि वायरस एक संरचना है जो कि जीवित और निर्जीव दोनों तरह की होती है, ठीक है। ये जीवित कोशिका के अंदर ये जीवित हो जाती है, ऐसे ये वायुमंडल में इस तरह कभी इधर उधर घूमती रहती है, यानी कि वायरस, ठीक है। अगर बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर किस संरचना के अभाव में वायरस में सजीवों का लक्षण परिवर्तित नहीं होता है, तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल तथा आरएनए तथा डीएनए निश्चित इसमें नहीं होता है। इसमें है ना न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए तथा डीएनए इसमें निश्चित नहीं होता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल द्विगुणित होता है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, तो द्विगुणित। इसी के कारण इसमें इस वायरस में सजीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होता। इसी सब के कारण न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए तथा डीएनए इसमें क्योंकि निश्चित ही नहीं होता है। न्यूक्लिक अम्ल इसमें द्विगुणित होता है। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिड को क्या कहते हैं, फूलों में बीजों में फलों में, कभी कभी पत्तियों में जो रंग प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, वर्णिलवक या क्रोमोप्लास्ट, जो कि फूलों को यानी कि फूलों बीजों एवं फलों को जो रंग प्रदान करने में सहायता करता है, तो ये वर्णिलवक यानी कि वर्णिलवक क्रोमोप्लास्ट ये काफ़ी मदद करता है। चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, कोई अति लघु उत्तरीय तक हम बात करेंगे, हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और आप लोगों से बस इतना कहा जा रहा है कि आप लोग प्लीज़
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आया होगा, बस इतना ही कहा जा रहा है कि आप लोग प्लीज़ सहायता कीजिए और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि हम आप लोगों के बीच लाइव आ सकें और आप लोगों को अपना खुशी आप लोगों से बात कर सके, बांट सके, ताकि हम भी चाहें कि आप लोगों से सामने से बात करें, ऐसे करना चाहते हैं। बस आपसे इतना ही कहा जा रहा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर के साथ साथ प्यारा सा कमेंट भी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।